So again, welcome to all of you. So let's move on our next heading. What are the new sources of डेंजर? डेंजर मतलब खतरे के नए स्रोत और क्या है, या नए सोर्सेज और क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के बारे में पढ़ रहे हैं। जो नॉन ट्रेडिशनल एजम्पशंस हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कहते हैं अभी इसी जो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में मैंने आपको मानवता की सुरक्षा या विश्व सुरक्षा के बारे में पीछे हम बात कर रहे थे। मतलब ह्यूमन बीइंग की सिक्योरिटी ही मेन मानी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं अभी सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में दो पक्ष हैं। पहला मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। कैसे? आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है। आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल टेररिज्म है वो बहुत सारे देशों में आज व्याप्त है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ में या स्थिति नापसंद है तो आतंकवादी समूह उसे बल प्रयोग कर अथवा बल धमकी देकर बदलना चाहते हैं। यानी कि अगर उन्हें लगे कि आज किसी भी कंट्री की सिस्टम उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उसे थ्रेटन करके बल का प्रयोग करके अपनी फोर्स के बल पर जो है उन्हें धमकी देकर उनको बदलने का प्रयास करते हैं। जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है और आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों अथवा संघर्षों के शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। आतंकवाद के चिर प्रतिष्ठित उदाहरणों में विमान अपहरण, यानी कि अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो टेररिस्ट होते हैं वो किस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं भीड़ भरी जगहों पर। यानी कि किसी भी एरोप्लेन को हाईजैक कर लेना, भीड़ भरी जगहों पर क्राउडेड एरिया के ऊपर बम वगैरह लगाना, रेलगाड़ी, होटल, बाज़ार ऐसी जगहों पर बम लगा देना। सन 2001 में 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहाँ की सरकारें आतंकवाद पर ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं। बहरहाल आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया में हुई हैं। आगे चलते हैं। मानवाधिकार। मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। मतलब इसके 3 सिस्टम बनाए गए हैं। आपको लगे कि मानवाधिकारों को इससे कहीं ज़्यादा कोटियाँ हो सकती हैं, लेकिन इन 3 कोटियों से मानवाधिकार विषयक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। पहली कोटि में राजनीतिक अधिकार है, जैसा कि अभिव्यक्ति यानी कि पॉलिटिकल राइट्स हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं कि किसी को भी अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी भी, मतलब संबोधित करता है दूसरे व्यक्तियों को, असेंबली बुलाने की या कोई सभा बुलाने की आज़ादी है। दूसरी कोटि में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से है। अधिकारों की तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातियाँ और मूल निवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं, यानी कि जो दोज आर इन माइनॉरिटी बट राइट्स आर गिवन टू देम। इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि इसमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौम मानवाधिकारों की संज्ञा दी जाए। मतलब किस तरह के अधिकार जो है वो सब व्यक्तियों को यूनिवर्सली जो है वो मानवाधिकार प्रदान कर दी जाए। इन अधिकारों का उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या करना चाहिए। 1990 के दशक में कुछ घटनाओं, मसलन रवांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी है। यानी कि कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं भी किस तरह से 1990 में कुवैत पर इराक ने हमला कर दिया था, पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना ने रक्तपात के कारण उसके बहस चल पड़ी थी। ये कुछ एग्जाम्पल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। यानी कि जो चार्टर बनाया गया या जिस चार्टर के ऊपर साइन किए गए हैं, जो यूएनओ का जो चार्टर बनाया गया, उस यूएनओ के चार्टर के अंदर ये क्लियर, कुछ लोग मानते हैं कि क्लियर लिखा हुआ है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनका संभव तर्क है कि ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन के किसी मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ डेवलप कंट्रीज है वो डिसाइड करती हैं कि इस काम में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्रवाई करेगा और इसमें नहीं। खतरे का एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है। विश्व की जनता फिलहाल 760 करोड़
और यहाँ आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगा। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या की वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देश भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में घटित हो रहा है। यानी कि दुनिया की 50% आबादी सिर्फ 6 देशों में रहती है। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया की सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इस अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। यानी कि जो रिच कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन कम होगी। प्रति व्यक्ति उच्च आय यानी कि पर कैपिटा हाई इनकम की बात करें और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश अथवा सामाजिक समूह और धनी बनने में मदद मिलती है। प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या में त्रिवृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देशों को और सामाजिक समूहों को और भी गरीब बना देती है। सिंपली बात है, अगर पर कैपिटा इनकम कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ और भी कमी आती जाएगी, उनके स्तर में, उनके लेवल में और भी कमी आ जाएगी। विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अलग करती है। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर इसी चीज़ को लेकर अलग अलग है। जो साउदर्न हेमिस्फीयर के देशों में असमानता अच्छी खासी बड़ी है, यानी कि इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ कुछ देशों की आबादी की रफ्तार को काबू में किया है और आय को बढ़ाने में सफल रहे हैं, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मिलिट्री को लेकर अटैक या वो बात करते हैं हम अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होता है। यानी कि जो सहारा का साउदर्न इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी की शुरुआत के समय में इस इलाके के युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में जाकर प्रवास कर रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून अप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़कर जाते हैं, शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी कि रिफ्यूजी जिसकी हम बात करते हैं। अप्रवासी जो नॉन माइग्रेट पीपल होते हैं, नॉन माइग्रेट पीपल जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, और शरणार्थी वो जिनको किसी कारणवश देश छोड़ने पर मजबूर होते में भेद करते हैं। सामान्यतः उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा। मतलब ये डिपेंड करता है भी कोई देश क्या रिफ्यूजी को जो आ रही हैं बाहर से उनको लेगा या नहीं लेगा, लेकिन उन्हें अप्रवासियों को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती। शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि लोग अपना घर बार छोड़ चुके होते हैं, परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। 1990 के दशकों के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण हैं। विश्व का शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र के हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने हैं और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले हैं। 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए और इनमें से लगभग 55 लाख लोग मारे गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्यापक भय अथवा आजीविका, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इतने युद्ध हुए हैं, 93 तो युद्ध हुए हैं 1990 से लेकर 1995 के बीच में, और जिसमें 55 लाख लोग मारे गए हैं। ऐसे में लोगों को अपनी आजीविका के लिए, अपने पहचान के लिए, अपने जीवन यापन बिताने के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नज़र डालने से पता चलता है कि सन 1990 के दशक में कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए और इनमें से 3 को छोड़कर शेष सभी मूल शस्त्र संघर्ष था। चलिए कुछ आगे देखते हैं। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको सार्स बोलते हैं, जैसे महामारियां अप्रवासन, व्यवसन, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेज़ी से विभिन्न देशों में फैली है। इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में से किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। मतलब
किसी भी तरह का संक्रमण किसी एक देश में है तो उसका बड़ी तेज़ी से प्रभाव जो है वो दूसरे देशों पे पड़ता है। अगर वहाँ सफलता या असफलता, आज पूरे देश जो है वो कोरोना की चपेट में आप देख सकते हो, और इसका सफलता असफलता का प्रभाव भी दूसरे देशों पर पड़ता है। अनुमान है कि 2003 तक, बात सिर्फ यहाँ 2003 की हो रही, देखिए पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके थे। इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं, जबकि शेष 50% दक्षिण एशिया में, उत्तर अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों के उपचार में नई विधियों के कारण 1990 के दशक के उत्तरार्ध से वर्षों में HIV एड्स से होने वाली मृत्यु की दर में तेज़ी से कमी आई है। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाकों के लिए ये उपचार कीमत को देखते हुए आकाश कुसुम कहे जाएंगे, मतलब कहेंगे कि उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही महंगा है। एबोला वायरस, हैंटा वायरस और हेपेटाइटिस C जैसी कुछ नई बीमारियां उभर रही हैं जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है। TB, मलेरिया, डेंगू बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिए हैं और इनका उपचार भी कठिन हो गया है। जानवरों में महामारी फैलने से भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं। 1990 के दशक में सालों में ब्रिटेन में मैड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्गा निर्यात बंद करना पड़ा है। ऐसी महामारियां बताती हैं कि वे देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और राष्ट्रीय सीमाएं अब पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई हैं। इन महामारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा की धारणा में विस्तार करने का यह मतलब नहीं कि हम हर तरह के कष्ट या बीमारी को सुरक्षा विषयक चर्चा के दायरे में शामिल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुरक्षा की धारणा में संगति नहीं रह सकती। ऐसे में हर चीज़ सुरक्षा का मसला हो सकती है। इसी कारण किसी मसले को सुरक्षा का मसला कहने के लिए एक विशेष सर्वस्वीकृत न्यूनतम मानक पर खरा उतरना जरूरी है। यानी कि कोई भी सुरक्षा की बात है तो उस सुरक्षा से पहले उसकी पूरी दुनिया में सर्वस्वीकृत न्यूनतम एक मानक पर खरा उतरना जरूरी है। मिसाल के लिए, अगर हम किसी मसले के संदर्भी राज्य अथवा जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो। उदाहरण के लिए, मालदीव को वैश्विक तापविधि से खतरा हो सकता है क्योंकि समुद्र तल ऊंचा उठने से इसका ज़्यादातर हिस्सा डूब जाएगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका में HIV एड्स से गंभीर खतरा है क्योंकि यहाँ हर 6 वयस्क व्यक्ति में से एक इस रोग से बदतर है। यानी कि बोत्सवाना की हालत में सबसे बदतर है, वहाँ 3 में से 1 व्यक्ति HIV एड्स पीड़ित है। 1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया है क्योंकि प्रतिद्वंदी हुतू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला था। यानी कि हुतू जनजाति के लोगों ने तुत्सी लोगों को जो था वो मार डाला था। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के समान स्थानीय संदर्भों के अनुकूल परिवर्तनशील है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। आप देख सकते हो कि हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। फिर आगे हम सहयोगमूलक सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। सहयोगमूलक सुरक्षा में हम देखेंगे किस तरह से सभी देशों के आपस में सहयोग करने से सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जा सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक।